आज आपकी 10वीं क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। उसमें कौन कौन से शासक हुए हैं वो पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य है वो आपके 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त वंश, उसमें सर्वप्रथम गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वह श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना है 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। उसके बाद में इन्हीं का पुत्र था घटोत्कच। इन्हीं का पुत्र था घटोत्कच। इन दोनों ही शासकों ने महाराज की उपाधि थी वो धारण की थी श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि। और देखो आगे महाराजा धीराज की भी उपाधि आएगी। महाराज की उपाधि का मतलब था कि यह लोग कुषाण और शकों के सामंत थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसलिए इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की हुई थी। अब हम आपके जो नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए बच्चों, आपके मौर्य काल में भी चंद्रगुप्त था और आपके गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और अशोक था और यह चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद में आपके आ जाता है समुद्रगुप्त और उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, ये अलग है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था वो 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहले ही तो उन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। क्यों महाराजा धीराज की उपाधि इसलिए धारण की थी क्योंकि यह वास्तविक गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त साम्राज्य की कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी, इसलिए इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में दूसरी इनके जीवन काल की इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो कि आगे गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज़्यादा इनके बारे में और कुछ है नहीं, पर गुप्त साम्राज्य की कीर्ति और प्रतिष्ठा को सर्वप्रथम स्थापित करने का प्रयास है वो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट आपके शासक पढ़ेंगे, उसमें हम ले लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था समुद्रगुप्त। दूसरा शासक पढ़ते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 335 से 380 ईस्वी तक माना जाता है। समुद्रगुप्त ने उनके दो आदर्श थे, एक तो दिग्विजय, आदर्श थे समुद्रगुप्त के दो, एक तो दिग्विजय और दूसरा था एकीकरण, साम्राज्य विस्तार करना। समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति, दरबारी कवि था हरिसेन जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों का उल्लेख किया है और इलाहाबाद प्रशस्ति उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई है जहां पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। इलाहाबाद प्रशस्ति से ही यह विदित होता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में जितने युद्ध किए हैं उसमें से वो कभी कोई युद्ध हारा नहीं था। समुद्रगुप्त ने अपने जीते हुए प्रदेशों को 5 भागों में बांटा था। उसमें गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, पूर्वी विंध्य का क्षेत्र, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, दक्कन या दक्षिण भारत का क्षेत्र और शक और कुषाण राज्य। समुद्रगुप्त के बारे में यह भी जानकारी मिलती है कि वह एक ललित कलाओं में निपुण व्यक्ति था क्योंकि उनके जो सिक्के थे उन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए
दिखाया गया, जिससे विदित होता है कि उन्हें संगीत का शौक था। अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, क्योंकि उनकी जो मुद्राएं थी उस पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। समुद्रगुप्त खुद विष्णु भगवान का भक्त था, लेकिन वो अन्य सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखता था, सभी धर्मों का आदर करता था। तो ये हमने पढ़ी अभी तक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद में तीसरा जो गुप्त साम्राज्य का शासक था वो था, पहला भी देखो चंद्रगुप्त था और ये भी चंद्रगुप्त है, नाम सेम है, लेकिन इनके आगे चंद्रगुप्त सेकंड है, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, या फिर हम इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। इनका कार्यकाल था वो 380 से लेकर 412 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड को देवराज और देवगुप्त और भी नाम मिलते हैं उनके। चंद्रगुप्त सेकंड के देवराज व देवगुप्त नाम भी मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड के जो साम्राज्य विस्तार करने की नीति थी ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विवाह संबंध करना और विजय अभियानों द्वारा उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश से किया था। जब वाकाटक नरेश की मृत्यु हो गई थी तो प्रभावती ने अपने छोटे पुत्र को शासन सत्ता देकर स्वयं शासक बन गई थी। और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि है वो कब धारण की थी, जब शकों का निरंतर भारत पर आक्रमण होता था तो शक विजय के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि है वो धारण की थी। अब इनके बारे में जानकारी पड़ी। इसके बाद में ये तीन आपके शासक है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में और भी शासक हैं जिनकी आपके 10th क्लास की बुक में दी गई है, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मेन आपको एग्जाम के तरीके से याद करने के तरीके से हैं वो बता देते हैं। उसमें देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में जो शासक हुए हैं वो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इनका शासनकाल है वो 414 से 455 ईस्वी तक माना गया है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें वो याद करने के लिए नहीं है, लेकिन एक बात है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है वो कुमारगुप्त को माना जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वह नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है वो कुमारगुप्त को माना गया। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद में आपके नेक्स्ट शासक है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के जीवन के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। और इसके बारे में और मलेच्छों हूणों को परास्त किया था इन्होंने, स्कंदगुप्त ने। बस इतनी ही आपकी जानकारी है स्कंदगुप्त को लेकर। अब जो हम नेक्स्ट आपके क्लास में पढ़ेंगे वो गुप्त साम्राज्य में शासन व्यवस्था, ये सब पढ़ेंगे।